हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म डीएनएस में। तो हमने क्या किया था पिछले लास्ट 2 लेक्चर में, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। हमने बात किया कि आखिर प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और हमने क्या क्या एप्लीकेशन किया हुआ है प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, जिसमें हमने बात कर ली थी ईल्ड इंप्रूवमेंट की, डिजीज रेजिस्टेंट की। डिजीज रेजिस्टेंट किसके लिए? पैथोजेन के लिए और इंसेक्ट के लिए। तो आगे इसी तरह हम क्या करेंगे अपने लेक्चर में, आज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसके बारे में? देखते हैं फूड क्वालिटी के बारे में, इंप्रूवमेंट में। लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं जो कि बीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए होते हैं, तो आप जितने भी एंट्रेंस एग्जाम जैसे यूईटी हो गया, यूपी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, टीडी कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है और डीडीयू जो गोरखपुर में है वहाँ का, और इसके साथ साथ और भी अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जैसे कि कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज इलाहाबाद में। तो आप ऐसे किसी भी कॉलेज का एग्रीकल्चर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे भी कॉल कर सकते हैं। इस पूरे कोर्स में आपको मिलेंगे क्या? वीडियो लेक्चर्स, हमारे सारे टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर, उसके साथ साथ नोट्स और उसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस पेपर और ऑनलाइन टेस्ट जो आपको क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और जिसमें हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। हमने आपको बता दिया था कि हमारे देश में आज क्या है, खाद्य सुरक्षा तो है, यानी फूड सिक्योरिटी तो है, हमारे देश में उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उस फूड की क्वालिटी क्या है, अभी भी पूरी तरह से अच्छी नहीं हुई है। हमारे देश में क्या हो रहा है, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या हैं, मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का क्या है, शिकार है। उनको अच्छे पोषक तत्व क्या हो रहे हैं, अच्छे विटामिन, अच्छे मिनरल्स क्या हो रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं खाने के थ्रू, जिससे क्या हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। जैसे प्रोटीन की डिफिशियंसी से बीमारियां हो रही हैं, विटामिन ए की डिफिशियंसी से बीमारियां हो रही हैं। तो ऐसे ही क्या हो रहा है, बहुत सारी क्या हो रही है बीमारियां हमारे जो पूरे वर्ल्ड में है वो क्या हो रही है, कॉज हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। मोर देन 3 बिलियन पीपुल इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन एंड विटामिन डिफिशियंसी। यानी पूरे वर्ल्ड में 3 बिलियन से भी ज्यादा लोग किसके थ्रू सफर कर रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, प्रोटीन और विटामिन की डिफिशियंसी, यानी उनकी कमी से क्या कर रहे हैं, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, ये जो प्रोटीन है और विटामिन है, इनकी डिफिशियंसी से क्या कर रहे हैं, पीड़ित हैं, उनसे क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। और इसकी वजह से क्या हो रही है, इनको बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो देखिए, लैक ऑफ इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, विटामिन ए, आयोडीन एटसेट्रा इंक्रीज द रिस्क फॉर डिजीजेस, रिड्यूस लाइफ स्पैन एंड मेंटल एबिलिटी। तो ये जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्या हो रही है, हमारे खाद्य पदार्थों में जो कमी हो रही है, उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे क्या हो रहे हैं, रोग हो रहे हैं। हमारे जितने भी जो लोग हैं उनको क्या हो रहे हैं, जो भी लोग फूड को कंज्यूम कर रहे हैं उनके अंदर क्या है, कमी है, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत सारे डिजीज कॉज हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमारा जो लाइफ स्पैन है वो कम हो रहा है। देखिए आप क्या हो रहा था, पहले के लोग क्या करते थे, 100 साल 110 साल ऐसे उनका जो लाइफ स्पैन होता था। आज क्या हो रहा है, 60 साल 70 साल 80 साल में क्या हो जा रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं। तो उनका जो लाइफ स्पैन है, जो कंटामिनेटेड फूड यानी जो फूड हम ले रहे हैं उसमें क्या है, न्यूट्रिशन की कमी है, उससे क्या हो रहा है, आपका लाइफ स्पैन भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो जा रहा है, मेंटल ग्रोथ भी क्या हो जा रहा है, रिटार्ड कर जा रहा है, यानी कम रह जा रहा है। यानी मेंटल एबिलिटी, सोचने समझने की क्षमता क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। पहले के लोग क्या, अब पहले बोला जाता था कि पहले के लोग क्या थे, बहुत ही बुद्धिमान होते थे। जैसे इंडिया की आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए तो आर्यभट्ट, चाणक्य, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग जिनकी मेंटल एबिलिटी क्या थी, बहुत ही हाई थी। तो ये मेंटल एबिलिटी भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो आपका लो न्यूट्रिएंट वाला जो फूड है, जो इसका हम क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, जिसको हम ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो लाइफ स्पैन है वो भी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, और मेंटल एबिलिटी भी क्या हो जा रही है, कम
हो जा रही है। तो इसके लिए हमने क्या किया, ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग किसके लिए की कि हम फूड के अंदर क्या कर सकें, ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट हैं जिनकी कमी हो रही है हमारे फूड के अंदर, विटामिन, मिनरल्स, इन सब की कमी हो रही है, तो इसके लिए हमने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग किया। और हमने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग करके इन सभी न्यूट्रिएंट के कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश की। तो इसी क्रम में आता है क्या आपका एक टर्म आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। तो बायोफोर्टिफिकेशन होता क्या है बेसिकली, तो ब्रीडिंग ऑफ विद द हायर लेवल ऑफ विटामिन, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड विटामिन्स, मिनरल्स और हायर प्रोटीन और हेल्दियर फैट। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्रॉप की ब्रीडिंग कर रहे हैं। किसके लिए, जिसके अंदर क्या हो, विटामिन्स ज्यादा हो, जिसके अंदर क्या हो, आपके प्रोटीन ज्यादा हो, जिसके अंदर क्या हो, हायर विटामिन्स, हायर मिनरल्स क्या हो, ज्यादा हो, और उसके साथ साथ क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट क्या हो, ज्यादा हो, उसके अंदर क्या हो, फैट जो हो वो हेल्दियर हो। फैट भी बहुत तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। तो जो फैट क्या हो हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो, हम क्या करें, उस फैट का क्या करें, जो कंटेंट है उस फूड क्रॉप में क्या करें, बढ़ा दें। तो हमने इसके लिए क्या की, ब्रीडिंग की। तो ऐसी ब्रीडिंग जिसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो फूड की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, ऐसे ब्रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या किया गया, बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जिसमें क्या होता है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। तो हमने जब ब्रीडिंग की तो हमने क्या किया, अलग अलग क्रॉप्स में क्या किया, उन जो न्यूट्रिएंट्स उस क्रॉप में कम थे, जैसे फॉर एग्जांपल जो सीरियल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कुछ अमीनो एसिड जैसे लाइसिन की कमी होती है। तो हम क्या करेंगे, सीरियल्स की जब ब्रीडिंग करेंगे तो क्या करेंगे, लाइसिन अमीनो एसिड का क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, उसमें बढ़ोतरी करेंगे धीरे धीरे। तो हमने क्या किया, ब्रीडिंग स्टार्ट की, और हमने सबसे पहला जो क्रॉप है वो क्या है, मेज। मेज में हमने ब्रीडिंग की, किसके लिए, अमीनो एसिड। कौन से अमीनो एसिड, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड के लिए क्या की, ब्रीडिंग की, और इनका कंटेंट क्या कर दिया, उसके अंदर इंक्रीज कर दिया, और कुछ वैरायटी बनाई जिसके अंदर क्या था, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन क्या था, ज़्यादा था। हमने मेज की ऐसी वैरायटी बनाई जिसके अंदर क्या था, प्रोटीन कंटेंट क्या था, पहले की वैरायटी से दुगना था, और हम उसे क्या बोलते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मेज। हम उसे क्या बोलते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मेज। हमने क्या बनाया, QPM, इसे क्या बोलते हैं, क्वालिटी प्रोटीन मेज। उसके अलावा हमने क्या बनाया, एटलस एक वैरायटी है किसकी, वीट की, जिसके अंदर क्या था, प्रोटीन कंटेंट क्या था, ज़्यादा था। फिर हमने क्या किया, राइस की एक वैरायटी बनाई जिसके अंदर क्या था, आयरन कंटेंट। राइस की ब्रीडिंग की जिसके अंदर क्या था, आयरन कंटेंट ज़्यादा। आयरन कंटेंट को बढ़ाने के लिए हमने किस में ब्रीडिंग की, राइस में। उसके साथ साथ कैरेट, स्पाइनेच और पंपकिन में हमने ब्रीडिंग की, किसके लिए, विटामिन ए को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, ब्रीडिंग किया। उसके साथ कुछ क्रॉप थे जैसे बिटर गॉर्ड, बथुआ, टोमेटो। इसमें हमने किस चीज को बढ़ाने के लिए, किस न्यूट्रिएंट को बढ़ाने के लिए ब्रीडिंग की, विटामिन सी के कंटेंट को बढ़ाने के लिए हमने क्या की, ब्रीडिंग की। किसमें, टोमेटो, बथुआ, बिटर गॉर्ड, ये सारी जितनी भी क्रॉप थी ना, तो इसमें क्या किया, इंक्रीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, जो ब्रीडिंग की वो विटामिन सी के कंटेंट को बढ़ाने के लिए की। तो देखिए मेज में मैं बता रहा था क्या, QPM, इसे क्या बोलते हैं, आप लिख सकते हैं इसे क्या, इसे बोलते हैं क्वालिटी प्रोटीन मेज, यानी ऐसा मेज जिसके अंदर क्या है, प्रोटीन क्वालिटी अच्छी है। अच्छी कैसे है कि इसके अंदर जो अमीनो एसिड क्या थे, कम थे, हमने क्या कर दिया, उसको प्लांट ब्रीडिंग करके क्या कर दिया, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, उसके अंदर ऐड कर दिया। तो इसका क्वालिटी क्या हो गया, जो पहले जो मेज की वैरायटी बनती थी उनसे क्या हो गया, अच्छा हो गया। चलिए, तो हमने क्या किया, प्लांट ब्रीडिंग के जितने भी एप्लीकेशन है, ईल्ड के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट के लिए, उसके बाद फूड क्वालिटी के लिए, सबके बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं आखिर प्लांट ब्रीडिंग में कौन कौन से स्टेप होते हैं। अगर हमें प्लांट ब्रीडिंग करनी है तो हम किस किस स्टेप्स के थ्रू जाएंगे और कैसे हम वैरायटी को रिलीज करेंगे, हम अब इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जब क्या होता है, स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग की बात आती है, तो देखिए अगर आपको क्या करना है, कोई भी कैरेक्टर प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, जैसे ये एक वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी है,
या तो हम क्या कर सकते हैं, इसके कैरेक्टर को इसमें ट्रांसफर करेंगे या तो इसके कैरेक्टर को इसमें ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हमको कोई भी कैरेक्टर को क्या करना है, ट्रांसफर करना है एक वैरायटी से, हम या तो इस वैरायटी का कैरेक्टर क्या करेंगे, इस वैरायटी में ट्रांसफर करेंगे, या तो इस वैरायटी का कैरेक्टर इस वैरायटी में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, कोई भी कैरेक्टर को ट्रांसफर करना है तो कैरेक्टर कौन बनाता है, कैरेक्टर बनाते हैं। कैरेक्टर को कौन बनाता है, जो कैरेक्टर होता है इसका फॉर्मेशन कौन करता है, कैरेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं जीन्स। कैसा, कौन फॉर्मेशन करता है कैरेक्टर का, जीन्स क्या करते हैं, कैरेक्टर को फॉर्म करते हैं। तो हमें जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग वैरायटी में, उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो प्लांट ब्रीडिंग होता है इसका जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। यानी जितनी भी उस प्रजाति में, जैसे राइस है तो राइस की प्रजाति में जितनी भी तरह की स्पीसीज, जितनी भी तरह की विविधता पाई जाती है, जितने भी प्लांट में जितने भी अलग अलग तरह के जीन पाए जाते हैं, हम उसको क्या करेंगे, कलेक्ट करके क्या करेंगे, एक जगह सबसे पहले रख लेंगे, ताकि अगर हमें इस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट चाहिए इस वाली वैरायटी में तो हम इसमें निकाल करके क्या कर देंगे, तुरंत इंसर्ट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि अगर दूसरा जीन जो है वो दूसरी वैरायटी में है और आपको इसमें इंसर्ट करना है तो उस वैरायटी के साथ क्या करेंगे, आप इसकी ब्रीडिंग करा करके क्या करेंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करा करके, क्रॉस करा करके इंसर्ट दूसरी वैरायटी में क्या करेंगे, डाल देंगे। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं पूरे राइस के स्पीसीज में, जितने भी क्रॉप्स में, जितनी भी लाइंस, जितनी भी वैरायटी डेवलप हुई हैं, सबको क्या करेंगे, सबका एक क्या करेंगे, कलेक्शन बनाएंगे। और अब जब कलेक्शन बनाएंगे तो राइस के सारे जीन क्या हो जाएंगे, आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। और उस जीन को हम क्या बोलते हैं, वो जो जितने भी जीन आपने क्या किए, एक जगह इकट्ठा किए, इसे हम क्या बोलते हैं, जीन पूल बोलते हैं। तो हमने क्या किया, राइस का या फिर किसी भी क्रॉप का ले सकते हैं आप, हमने क्या किया, एक जीन पूल पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी है, देखिए इसमें क्या लिखा है, रूट ऑफ ऑल द ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस। यानी कोई भी आप ब्रीडिंग प्रोग्राम, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो उसका क्या है, बेसिक अगर उसकी जो जड़ है वो क्या है, आपका कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। यानी आपको सारे जीन्स क्या करने होंगे, सबसे पहले इकट्ठा करने होंगे, ताकि आप क्या कर सकें, उसे एक वैरायटी से दूसरे वैरायटी में क्या कर सकें, ट्रांसफर कर सकें। ठीक, तो अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको क्या करना है, अलग अलग वैरायटी के अलग अलग जीन्स को लाना है, आपको कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, यानी सबसे पहले इकट्ठा करके क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से संरक्षित करना होगा। संरक्षित करना किसको, ऑल द वाइल्ड वैरायटी। मैंने बताया ना, ऑल द वाइल्ड वैरायटी, यानी जितनी भी जंगली प्रजातियां हैं। क्यों जंगली प्रजातियों को कर रहे हैं, क्योंकि जंगली प्रजातियों के अंदर भी क्या होता है, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि डिजीज रेजिस्टेंट वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, वाइल्ड वैरायटी में पाए जाते हैं। तो ये जो वाइल्ड वैरायटी होती है इसके अंदर क्या होता है, डिजीज के लिए क्या होती हैं, डिजीजेस के लिए क्या होती हैं, ये क्या होती हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होती है। क्या होती हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं। ठीक है, कौन, ये जितनी भी क्या है, जंगली प्रजातियां हैं। फिर उसके बाद देखिए कल्टीवेटेड वैरायटी, जो भी वैरायटी क्या हो रही है, कल्टीवेशन में है, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इस कलेक्शन में क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। क्यों, इसलिए रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कोई अच्छा जीन क्या है, वो आप वैरायटी कल्टीवेट कर रहे हैं, उसमें ही वो अच्छा जीन पाया जा सकता है, हो सकता है ऐसा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये जो कल्टीवेटेड वैरायटी है इसे भी क्या करना पड़ेगा, अपने जर्म प्लाज्म में रखना पड़ेगा। उसके साथ इंप्रूव्ड वैरायटी दैट आर नो मोर कल्टीवेटेड, यानी ऐसी वैरायटी जिनका कल्टीवेशन अब नहीं हो रहा है। पहले उस वैरायटी को उगाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, उससे भी अच्छी वैरायटी आ गई। अब वो क्या हो गया, इंफीरियर वैरायटी हो गई, यानी अब उसके अंदर, अब वो क्या हो गई, आज की जो वैरायटी है उससे क्या हो गई, उसके कंपैरिजन में क्या है, अच्छी नहीं है। तो हम उस वैरायटी का कल्टीवेशन बंद कर देते हैं। तो ऐसी वैरायटी जो प्लांट ब्रीडिंग करके पहले बनाई गई थी, अब उसका कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, उस वैरायटी को भी इस जो आपका कलेक्शन है इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों, हो सकता है कि जो वैरायटी पहले कल्टीवेट होती थी उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छे जीन्स हों। जैसे वीट में क्या होता है, एक के सीरीज की वैरायटी होती है, K12, K11 ऐसे जो वैरायटी होती है वो क्या है, अब कल्टीवेट नहीं की जा सकती है। और एक NP सीरीज की जो वैरायटी होती है वो भी क्या होती है, कल्टीवेट नहीं की जाती है। लेकिन
हम अगर कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी कर रहे हैं तो हमें इस वेराइटी को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड इन वेराइटी को भी क्या करना पड़ेगा, अपने कलेक्शन में ऐड करना पड़ेगा। उसके साथ लोकल और देसी वेराइटी को भी हम अपने कलेक्शन में ऐड करेंगे। अब लोकल और देसी वेराइटी को ऐड करने का मोटिव ये होता है कि जो लोकल और देसी वेराइटी होती है ना, अगर जैसे मान लीजिए आप इंडिया की जो लोकल और देसी वेराइटी होगी वो क्या होगी, इंडिया के कंडीशन के लिए एकदम पूरी तरह से सुटेबल है, वो पूरी तरह से अडॉप्ट कर सकती है, उस पूरे वातावरण में आसानी से क्या हो सकती है, ग्रो हो सकती है। तो अडॉप्टेबिलिटी वाले जो जीन्स होंगे वो इनके अंदर होंगे। तो अगर आप कोई वेराइटी ला रहे हैं बाहर से और वो क्या हो रहा है, इंडिया में वो क्या कर रहा है, अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप लोकल और देसी वेराइटी से उसका क्रॉस करा दीजिए और उसके बाद जो आपको नई वेराइटी मिलेगी वो क्या होगी, इंडिया के कंडीशन में भी क्या हो जाएगी, अडॉप्ट कर ले जाएगी। और ऐसा हुआ भी है, आपने देखा है व्हीट और राइस के केस में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जितने भी जीन्स थे सबको क्या कर लिया, पूरा उसका एक कलेक्शन बना लिया। अब जब हम जीन्स का कलेक्शन बना लिए तो अब हमें किस मोटिव के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। यानी हमें क्या करना पड़ता है, जब हम ब्रीडिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 का क्रॉस करते हैं और इससे हम क्या बनाते हैं, हाइब्रिड बनाते हैं। ठीक है, जो F1 बनता है वो क्या होता है, हाइब्रिड होता है। कभी भी क्या होता है, जब हम दो अलग अलग तरह के क्या करते हैं, प्लांट्स को क्रॉस करते हैं तो F1 जो बनेगा वो क्या होगा, हाइब्रिड होगा। तो हम बेसिकली किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन, यानी ये एक पेरेंट 1 है और ये एक पेरेंट 2 है। अब इन दोनों को हमें देखना पड़ेगा कि पेरेंट 1 हमें कौन कौन से कैरेक्टर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैच करेंगे कि ये हमें जो कैरेक्टर चाहिए वो पेरेंट 1 में है कि नहीं है। अगर मान लीजिए इसके अंदर 1 2 3 4 ये हमें कैरेक्टर चाहिए थे, हैं, और पेरेंट 2 के अंदर भी जो अगर हमें कुछ और कैरेक्टर चाहिए वो क्या है, कुछ इस वाले में है 5 6 7 8। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो दोनों पेरेंट हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, इसका क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आखिर ये दोनों जो पेरेंट हैं इनके अंदर वो जितने भी डिजायरेबल कैरेक्टर हैं जो हमें चाहिए इस जो हम नई वैरायटी बना रहे हैं उसके अंदर हैं कि नहीं है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे अपने प्लांट्स को कि हम किन किन प्लांट्स के बीच में क्या करेंगे, क्रॉस बनाएंगे। तो यानी पहला स्टेप क्या था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी जितने भी तरह के जीन्स पूरे उस क्रॉप स्पीसीज में पाए जा रहे थे उसको हमने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। फिर वो जितने भी जीन्स थे जो हमें चाहिए वो किन किन प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, अब उनके बीच में हम क्या करेंगे, क्रॉस बनाने के लिए क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि हमारे पास जो है दो पेरेंट हैं जिनका हम क्रॉस करेंगे वो क्या है आपके, उनके अंदर वो सारे जीन्स पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग सेलेक्टेड पेरेंट, यानी अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, पेरेंट 1 तो चुन लिया, पेरेंट 2 भी चुन लिया, अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम क्रॉसिंग करा देंगे। जब क्रॉसिंग कराएंगे, ठीक है, तो कंबाइंड डिजायर्ड कैरेक्टर ऑफ 2 डिफरेंट पेरेंट, जब हम क्या करेंगे, जब हम क्रॉसिंग करा के क्या करेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, पेरेंट 1 का भी कैरेक्टर होगा और पेरेंट 2 का भी क्या होगा, कैरेक्टर होगा। पेरेंट 1 के भी 50% कैरेक्टर होंगे और इसके भी क्या हो जाएंगे, 50% इसके भी कैरेक्टर आ जाएंगे इस प्लांट के अंदर जो हाइब्रिड बनेगा, यानी F1 में। फॉर एग्जाम्पल, हाई प्रोटीन क्वालिटी ऑफ 1 पेरेंट may need to combine with desired disease resistant from the another parent। फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए इसके अंदर क्या है, हाई प्रोटीन, ये क्या है, हाई प्रोटीन वाला है, और ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट वाला पेरेंट है। ठीक है, ये जो है ये क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट है। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं दो वेराइटी को, तो जब ये हाइब्रिड बनेगा तो ये हाइब्रिड कैसा होगा, ये हाई प्रोटीन कंटेंट भी होगा और ये क्या होगा, डिजीज रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। और अब जैसे आप क्रॉस किए ऐसे, तो इससे ऐसे क्या हुए, हाइब्रिड, बहुत सारे हाइब्रिड बनेंगे। तो अब क्या करेंगे, आप देखिए बात करते हैं किसके बारे में, ये जो स्टेप है क्रॉसिंग, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट, ये क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, कठिन काम होता है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस जॉब। टीडियस मतलब कठिन। तो ये क्या होता है, बहुत ही कठिन काम होता है। क्यों? क्योंकि आपको क्या कराना पड़ेगा, अब क्रॉसिंग करा रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, अगर देखिए क्रॉसिंग अगर करा रहे हैं तो जैसे ये क्या है, एक फ्लावर है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, ये इसका मेल पार्ट है अगर फ्लावर का, और ये क्या है, एक दूसरा है, ये फीमेल है और ये मेल है। तो ये पेरेंट 1 था, ये क्या था, पेरेंट 2
2 था। तो जब इसका क्रॉस कराएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसका पॉलन ग्रेन आपको इसके स्टिग्मा पे ले जाना पड़ेगा और इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे ले जाना पड़ेगा। और ये अगर आप क्या कर रहे हैं, मैनुअली अगर क्रॉस बना रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रश से क्या करने का पड़ेगा, पॉलन ग्रेन्स को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे ले जाना पड़ेगा। तो ये जो क्रॉसिंग होती है ये क्या होती है, बहुत ही ये क्या होता है, कठिन काम होता है। और क्यों कठिन होता है, क्योंकि अब जब हाइब्रिड तो आप बना लेंगे लेकिन सारे हाइब्रिड में क्या होगा, डिजायरेबल कैरेक्टर नहीं मिलेगा। आपका डिजायरेबल कैरेक्टर क्या था, हाई प्रोटीन कंटेंट और डिजीज रेजिस्टेंट। लेकिन क्या होगा, कुछ ऐसे हाइब्रिड भी बनेंगे जिसके अंदर क्या होगा, बाकी सब कैरेक्टर तो क्या हो गए, दोनों के मिल गए, लेकिन ये वाला जो 2 कैरेक्टर है वो नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसे हाइब्रिड को क्या करेंगे, हटाना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे हाइब्रिड जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ये दोनों कैरेक्टर नहीं पाया जाता है। मान लीजिए किसी में दोनों एक पाया जा रहा है, इसमें से ये पाया जा रहा है, किसी में ये पाया जा रहा है, दोनों नहीं पाया जाता। तो सारे हाइब्रिड्स में नहीं होता है, ठीक। ओनली फ्यू इन 100 to 1000 सोर्स डिजायरेबल कैरेक्टर, यानी सिर्फ कुछ 100, हजारों में 100 और सैकड़ों में क्या होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, डिजायरेबल कैरेक्टर होता है। तो ये जो कुछ प्लांट हैं जिनके अंदर क्या है, डिजायरेबल कैरेक्टर है, तो आपने क्या किया, क्रॉसिंग कर ली, हाइब्रिड बना लिया। अब क्या है, कुछ ही ऐसे प्लांट है जिनके अंदर क्या है, वो जो आपको कैरेक्टर चाहिए वो है। तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। तो अब आप क्या करेंगे, अब जो ये हाइब्रिड बना है, मान लीजिए 100 हाइब्रिड बना है, तो इसमें से छांट के 3-4 ऐसे प्लांट्स निकालेंगे जिनके अंदर क्या होगा, आपका हाई प्रोटीन कंटेंट और डिजीज रेजिस्टेंट दोनों के क्या होंगे, कैरेक्टर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो सेलेक्टिंग द प्लांट्स विथ डिजायर्ड कॉम्बिनेशन, ऐसे प्लांट का सिलेक्शन जिनके अंदर क्या है, जो कॉम्बिनेशन है, जो हमें चाहिए कॉम्बिनेशन वो क्या है, इसमें प्रेजेंट है, यानी हाई प्रोटीन और डिजीज रेजिस्टेंट वाला कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। इट रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेनी। अब देखिए ये क्या होता है कि ये स्किलफुल काम है, जो आपका सिलेक्शन और टेस्टिंग है ना, ये कठिन काम था, लेकिन जो सिलेक्शन और टेस्टिंग है ये क्या है, स्किलफुल काम है। यानी जो क्या है, साइंटिस्ट हैं वही क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन अच्छे से ले सकते हैं। आपको हर एक डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा कि इसके अंदर ये वाला कैरेक्टर है कि नहीं, इसके अंदर ये वाला कैरेक्टर है कि नहीं। तो ये क्या है, बहुत ही साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और इवेल्युएशन होता है। जो भी हाइब्रिड बना उसका तब पता चलता है कि इसके अंदर ये वाला कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। हाइब्रिड प्लांट दैट आर सुपीरियर टू बोथ पेरेंट आर सेलेक्टेड, यानी जो भी हाइब्रिड जिनके अंदर क्या होगा, सुपीरियर होगा इस वाले पेरेंट से और इस वाले पेरेंट से। सुपीरियर होने का मतलब इसमें क्या था, बस डिजीज रेजिस्टेंट था, इसमें क्या था, बस हाई प्रोटीन कंटेंट था, इसमें क्या है, दोनों पाया जा रहा था, यानी ये इन दोनों से क्या है, अच्छा है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, इससे प्लांट को हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो सिलेक्शन होता है ये क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या होता है, डिपेंड करता है। तो ये जो ऐसे प्लांट्स होते हैं हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं और हम क्या कर लेते हैं, उसको अलग कर लेते हैं। फिर देखिए क्या होता है कि अब जो भी हमने क्या किया, हाइब्रिड बनाया है, जो भी लाइंस बनाई, अब हम क्या करेंगे, इसको कई साल तक क्या करते हैं, ग्रो करते हैं अलग अलग फील्ड कंडीशन में। तो देखिए अगला जो है स्टेप आपका क्या है, टेस्टिंग रिलीज एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवार। यानी हम क्या करेंगे, अब उसकी टेस्टिंग करेंगे, कैसे उस वैरायटी को रिलीज करेंगे और कैसे उसको फार्मर्स के कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए क्या करेंगे, भेजेंगे। तो न्यू लाइन्स आर ग्रोन इन द रिसर्च फील्ड वेयर दे आर टेस्टेड फॉर देयर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स ऑफ क्वालिटी, यील्ड, रेजिस्टेंट टू डिजीजेस एटसेट्रा। तो देखिए ये क्या होता है, जो भी आपने क्या किया, अब नई वैरायटी बनाई है, अब इसको क्या किया जाएगा, कई साल तक अलग अलग रिसर्च फील्ड में। अब रिसर्च फील्ड वो क्या हो सकता है, वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो ICR के कोई भी इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, वो आपके जितने भी एग्रीकल्चर के फार्मर फील्ड पे भी क्या किया जाता है, कुछ रिसर्च वर्क को भी क्या किया जाता है, कैरी किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग जो फील्ड है, अलग अलग रिसर्च स्टेशन है, उनमें क्या करेंगे, इन वैरायटी को क्या करेंगे, ग्रो करके देखेंगे, हर जगह ग्रो करके देखेंगे कि किस एरिया में ये वाली वैरायटी ज्यादा यील्ड दे रही है और ये किन किन रोगों के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। हम क्या करेंगे, उसके लिए टेस्टिंग करेंगे कि हम डिजीज को ला करके डालेंगे और फिर देखेंगे कि ये डिजीज इसके ऊपर क्या हो रहा है कि नहीं, मैनिफेस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर हम क्या कर रहे हैं, उसको उसके स्पोर्स को ला के डालेंगे कि अगर उस वैरायटी के अंदर क्या हो गया, अगर वो डिजीज आ गया तो वो क्या ससेप्टेबल है, यानी उसके अंदर रोग पकड़ ले रहा है, और अगर क्या होगा, वो रेजिस्टेंट होगी तो उनके अंदर वो रोग नहीं पकड़ेगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, पूरी टेस्टिंग करते हैं इसकी, किसकी, डिजीज की, क्वालिटी की, यील्ड यानी उसके अंदर उत्पादन कितना हो रहा है। तो सब चीज की टेस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं,
न्यू लाइन को सारे रिसर्च फील्ड पे क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। दिस इज फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ दीज क्रॉप इन द फार्मर फील्ड एट डिफरेंट लोकेशन इन द कंट्री विच आर रिप्रेजेंटेड एट द डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, यानी जितने हमारा जो कंट्री है वो अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्या है, डिवाइडेड है। तो हम अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में क्या करते हैं, उस वेराइटी को क्या करते हैं, भेजते हैं और फिर देखते हैं कि अलग अलग जगह पे क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। यानी हर जगह क्या होगा, अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशन होगा तो अलग अलग उसका यील्ड आएगा। तो हम उसमें क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि इसमें सबसे अच्छी यील्ड आ रही है, कहाँ सबसे अच्छी पैदावार हो रही है, कहाँ वो बहुत अच्छे से कल्टीवेट किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम बताएंगे ये फार्मर्स को कि इस एरिया में ये वेराइटी जो नई डेवलप हुई है ये अच्छा जो यील्ड है वो देती है। तो विद सक्सेसफुल रिजल्ट द क्रॉप्स आर रिलीज्ड फॉर कॉमर्शियली फॉर पब्लिक कंजप्शन। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, जब ये इसके रिजल्ट जो होंगे अलग अलग रिसर्च फील्ड पे क्या होंगे, बहुत ही जब अच्छे आएंगे, सक्सेसफुल हो जाएगी वैरायटी, तो हम क्या करेंगे, इसको रिलीज कर देंगे कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, फार्मर को ग्रो करने के लिए दे देंगे। और हम क्या करेंगे, इसका जो होगा वो कंजप्शन, जो पब्लिक में कंजप्शन के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम इसको रिलीज कर देंगे। तो देखिए ये क्या है, एक वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है, इसका क्या नाम है, काशी लालिमा। ये क्या है, काशी लालिमा। ये किसकी वैरायटी है, ओखरा की वैरायटी है। किसकी, भिंडी की, ओखरा की वैरायटी है। कौन, ये काशी लालिमा। ये IIVR से रिलीज हुई है, आपका वेजिटेबल रिसर्च जो है वाराणसी में, वहाँ से। और ये क्या है, लाल रंग की क्या है, भिंडी की प्रजाति है। चलिए, तो जैसा कि क्या होता है कि हम हर एक लेक्चर के बाद क्या करते हैं, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर में जो भी आज का जो लेक्चर था उससे जितने भी क्वेश्चन आए होते हैं उसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट सेक्शन में इस लेक्चर के, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, तो मोस्ट क्रूशियल प्रोसेस फॉर द सक्सेस ऑफ ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं किसी भी क्रॉप का किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेकर के, फॉर एग्जांपल वो ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, वो यील्ड का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो डिजीज रेजिस्टेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट का हो सकता है, वो फूड क्वालिटी का हो सकता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है, वो होता है सिलेक्शन का स्टेप। जो होता है वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है इस पूरे प्रोसेस में। क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, अब सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्लांट क्या है, बेहतर है, और वो क्या होगा, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन से ही संभव हो पाता है, ये हर कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एटलस 66 इज एन इम्प्रूव्ड व्हीट वेराइटी फॉर, यानी जो एटलस 66 है ये वैरायटी किस चीज के लिए क्या किया गया है, इंप्रूव किया गया है, यानी इसमें किस चीज का कंटेंट, कौन से न्यूट्रिएंट का कंटेंट बढ़ाया गया, तो वो है क्या है, प्रोटीन कंटेंट के लिए इसको क्या किया गया है, इंप्रूवमेंट इसके अंदर किया गया है। उसके बाद क्या है, इवेल्युएशन ऑफ न्यू वेराइटी आर कैरिड आउट। इंडिया में जो होता है, ये कहाँ का है, ये इंडिया का है सिर्फ, कि इंडिया में न्यू वैरायटी का इवेल्युएशन, यानी कौन तय करेगा कि ये जो नई वैरायटी हमने बनाई है वो क्या है, सुपीरियर वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, पहले की वैरायटी से ज़्यादा अच्छी है, और हम इसको क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो वो कौन तय करता है, ICR न्यू दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो क्या करता है, ये तय करता है कि ये वैरायटी क्या है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है और हम क्या कर सकते हैं, इसको रिलीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो लेक्चर था प्लांट ब्रीडिंग का, यानी हमने बात की किसके बारे में, फूड क्वालिटी के बारे में हमने बात की कि कैसे हम क्या करते थे, न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी फूड कंटेंट में है उसे हम इंक्रीज करते थे। फिर हमने बात की सारे स्टेप्स की, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। उसके बाद हमने बात की हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, क्रॉसिंग कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्शन कैसे करेंगे, उसके बाद क्या है, टेस्टिंग और रिलीज कैसे करेंगे। हमने जो भी नया कल्टीवार यानी जो नई वेराइटी बनाई है उसके बारे में हमने ये भी देखा कि एक नई वेराइटी है काशी लालिमा, जो किसकी वैरायटी है, भिंडी की वैरायटी है, और कहाँ से रिलीज हुई है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका वाराणसी में सिचुएटेड है, वहाँ से क्या हुई है, ये रिलीज हुई है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे समाप्त होता है, और थैंक यू आप सभी को।